नमस्कार। बुलेटिन में अब शुरुआत करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान ने दाऊद मामले में भारत के दावों को खारिज कर दिया है। पाकिस्तान विदेश विभाग ने कहा है कि पाकिस्तान में नहीं है दाऊद इब्राहिम और अगर भारत के पास पुख्ता सबूत है तो वो उन्हें पाकिस्तान को दे दे। पाकिस्तानी उच्चायोग के सूत्रों के मुताबिक अगर एनएसए स्तर की बातचीत में भारत दाऊद इब्राहिम और आतंकी नाविद के खिलाफ सबूत देता है तो पाकिस्तान भी भारत के खिलाफ आंतरिक मामलों में दखल का सबूत पेश करेगा। पाक उच्चायोग के सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान हुर्रियत नेताओं से मिलने पर अड़ा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी एनएसए सरताज अजीज सोमवार को सुबह अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी से मिलेंगे, जबकि 23 अगस्त यानी रविवार की शाम हुर्रियत के बाकी नेताओं से मुलाकात होगी। राहुल कंवल इस वक्त हमारे साथ है। राहुल, ये तो एकदम वही रिपीट ब्रॉडकास्ट हो रहा है जो हमने पहले देखा था, जो कसाब के टाइम पे हुआ था। सबूत आए हैं, पाकिस्तान मना कर रहा है, ये वही डिनायल्स है। जी वाकई में ये पुरानी पिक्चर है। लगता है कि टेप पाकिस्तान का फंसा हुआ है और जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल पाकिस्तान के जो नुमाइंदे हैं वो कर रहे हैं, वो सुनते हुए नहीं लग रहा कि भारत और पाकिस्तान की बातचीत में कुछ निकलेगा। आप कहते हैं कि डिक्टेशन मंजूर नहीं, कंडीशन मंजूर नहीं, डिक्टेशनल और कंडीशनल डिप्लोमेसी मंजूर नहीं। कुल मिला के देखा जाए तो पाकिस्तान सिरे से भारत की डॉसिए को, भारत के सबूतों को खारिज कर रहा है। लेकिन बहुत हद तक उम्मीद भी भारत सरकार को यही थी कि ऐसा ही होगा, क्योंकि वही हुआ है। असल में यहाँ पर कोशिश ये की जा रही है, अगले महीने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में तमाम दुनिया के बड़े नेता मिलेंगे। साथ ही साथ वाशिंगटन डीसी में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से मुलाकात करने वाले, तो वहाँ पर पाकिस्तान को एक्सपोज करने की ये कोशिश की जा रही है। निशान एक तस्वीर बनाई जाए कि भारत ने अपनी तरफ से कोशिश की, भारत ने अपनी तरफ से सबूत पेश किए, लेकिन पाकिस्तान उन सबूतों को मानने को तैयार नहीं। आपने देखा होगा कि किस तरीके से वाशिंगटन में इस वक्त पहल है कि पाकिस्तान को जो समर्थन मिल रहा है उसे कैंसिल किया है। तो भारत वो सबूत इकट्ठा तैयार कर रहा है, वो एक आधार बना रहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई हो। हम आपको ये बताते हैं कि इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि हिंदुस्तान की सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है हुर्रियत नेताओं को ये कहने की कि आप हिंदुस्तान ना आए, कि आपकी तरफ से एक पहल हो कि चल हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के नेताओं के बीच में बातचीत हो, इसलिए हम खुद कहते हैं कि हम श्रीनगर से दिल्ली नहीं आएंगे। यही एक लौता बीच बचाव का रास्ता नजर आ रहा है। लेकिन हुर्रियत के नेता फिलहाल इस फॉर्मूले को कबूल करने को तैयार नहीं। वो इस बात पे आमद है कि हमें न्योता आया है और हम तो जरूर आएंगे। और पाकिस्तान के हाई कमिश्नर की तरफ से ये न्योता औरों को भी भेजा जा रहा है। ये मुलाकात जो रविवार रात यानी कल रात की रिसेप्शन की मुलाकात है, केवल हुर्रियत की नहीं है। इस रिसेप्शन में बाकियों को, मुझे भी न्योता आया है कि आप आए। मतलब तो पाकिस्तान पूरा चाहता है कि कैमरे हो, पत्रकार हो, पूरा एक तरीके से तमाशा खड़ा हो कि किस तरीके से हमने हिंदुस्तान से मुलाकात से पहले हुर्रियत से मुलाकात। राहुल, आप जो बता रहे हैं उसमें कुछ चीजें यहाँ पर और भी बहुत ज्यादा मायने रखती हैं। जो राहुल ने भी बताया उसमें एक और चीज ये है कि पहले नावेद को लेकर, जो आतंकी नावेद पकड़ा गया था उसको लेकर उसका यह खुलासा कि अबू याहा करके एक व्यक्ति था जिसने ट्रेनिंग दी है, जो मदद कर रहा था, आईएसआई का जो एक आदमी था वो मदद कर रहा था। फिर ये खुलासा दाऊद को लेकर कि दाऊद की जो रिहाइश है वो पाकिस्तान है, उसके पुख्ता सबूत। भारत की तरफ से एक अच्छा खासा डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है सबूतों को लेकर, और ये सारे सबूत पहले ही मीटिंग से पहले ही सामने आ रहे हैं। आपको दिखाते हैं कि 22 साल से हिंदुस्तान के कानून से आंख मिचौली खेल रहे दाऊद की बिल्कुल ताजा तस्वीर आपको दिखाते हैं। आज कैसा दिखता है भारत का यह भगोड़ा आतंकी। दुनिया का सबसे बड़ा डॉन, हिंदुस्तान का भगोड़ा आतंकवादी। 1993 बम धमाकों का गुनहगार दाऊद इब्राहिम। 22 साल से अंडरवर्ल्ड डॉन और आतंकवादी दाऊद इब्राहिम को तलाश रही है भारतीय खुफिया एजेंसियां। इन 22 सालों में खुफिया एजेंसियों के पास दाऊद की ये चंद तस्वीरें ही थी, लेकिन आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं दाऊद की सबसे ताजा तस्वीर। हम आपको दिखाते हैं कि 22 साल बाद अब कैसा दिखता है दुनिया का ये खतरनाक आतंकवादी, दुनिया का सबसे बड़ा डॉन। गौर से देख लीजिए हिंदुस्तान के दुश्मन नंबर 1 की ये लेटेस्ट तस्वीर।
पहले के मुकाबले दाऊद का चेहरा काफी भर गया है। मूछें साफ हो चुकी हैं और चेहरे पर 60 साल की बुजुर्गियत भी साफ नजर आ रही है। अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स ने दाऊद इब्राहिम की ये ताजा तस्वीर जारी की है। दाऊद को हिंदुस्तानी कानून के शिकंजे में लाने के लिए खुफिया एजेंसियां बरसों से लगी हैं, लेकिन मोदी सरकार ने सत्ता संभालने के बाद से ही मिशन दाऊद छेड़ रखा है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को खास तौर पर इस मिशन पर लगाया गया है, जिसका नतीजा है दाऊद की ये ताजा तस्वीर। दाऊद की इस ताजा तस्वीर को अगर उसकी पुरानी तस्वीर से मिलाकर देखें तो इस बात में कोई शुबह नहीं रह जाता कि ये डॉन के 60 साल की उम्र की ताजा तस्वीर ही है। देखिए, 1993 में मुंबई हमले के बाद हिंदुस्तान से फरार होते वक्त दाऊद का चेहरा पतला था। चेहरे पर पतली लंबी मूछें थीं, लेकिन अब दाऊद का चेहरा भरा हुआ है और मूछें गायब हैं। वो क्लीन शेव हो गया है। नई तस्वीर में दाऊद की उम्र भी साफ झलक रही है। मुंबई में 257 बेकसूरों का कातिल दाऊद इब्राहिम अब 60 साल का बूढ़ा हो गया है। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले निशान आ गए हैं। दाऊद के एक पासपोर्ट में भी उसकी क्लीन शेव तस्वीर ही लगी है। ये पासपोर्ट साल 1996 का है, यानी हिंदुस्तान से फरार होने के फौरन बाद ही दाऊद ने अपनी मूछें हटा दी थी। हिंदुस्तान के भगोड़े आतंकवादी की ये ताजा तस्वीर उसकी गर्दन की ओर तेजी से बढ़ रहे कानून के वो लंबे हाथ हैं, जो जल्द ही दाऊद को पूरी तरह अपने शिकंजे में लेने वाले हैं। दाऊद इब्राहिम को लेकर जिस बड़े मिशन पर एनएसए अजीत डोभाल और खुफिया एजेंसियां काम कर रही हैं, उसके बारे में ज्यादा खुलासा तो नहीं किया जा रहा, लेकिन खुफिया एजेंसियों का दावा है कि अब दुनिया के इस सबसे बड़े डॉन और हिंदुस्तान के सबसे बड़े मुजरिम का गिरफ्त में आना महज वक्त की बात है। आज तक ब्यूरो। एक बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि सबूत तो बहुत पहले से पाकिस्तान को दिए जा रहे हैं और हर मुद्दे पर दिए जा रहे हैं, इससे क्या फर्क पड़ेगा? आइए देखते हैं कांग्रेस का क्या कहना है। मनीष तिवारी ने ट्वीट किया, आइए देखते हैं। सबसे पहले, दाऊद पाकिस्तान में है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, हमेशा की तरह पाकिस्तान नकारेगा। ऐसे में आप दाऊद को कैसे लाएंगे? जो भी सबूत मौजूद है, क्या उसके बिना पर पाकिस्तान दाऊद को सौंप देगा? राहुल कंवल इस वक्त हमारे साथ है, हमारे सहयोगी। राहुल, एक सवाल यहां पर है और बड़ा वाजिब सा सवाल है। पहले जो नावेदकर ने खुलासा किया, एक आईएसआई का एक आदमी है जो कि उसको ट्रेनिंग दे रहा था, उसके बाद ये दाऊद का खुलासा। जाहिर सी बात है, स्ट्रेटेजिकली हम अभी टॉक शुरू होने से पहले जो प्रेशर पाकिस्तान पे होना चाहिए वो बनाने में कामयाब हुए, लेकिन हुर्रियत एक गले की फांस बन गया। ऐसे में अगर देखा जाए तो पलड़ा अभी बराबर का है दोनों का, एक दूसरे के ऊपर दबाव डालने का। दोनों के बीच निशांत इस वक्त एक स्पर्धा चल रही है कि कौन दूसरे पे दबाव डाल सकता है कि वो बातचीत खारिज कर दे। ये स्पर्धा बड़ी अजीब किस्म की है, क्योंकि इसमें कोई भी बातचीत को खुद खारिज नहीं करना चाहता, लेकिन लाजमी तौर पे दोनों में बातचीत को लेकर ज्यादा कोई कॉमन ग्राउंड है नहीं जिसपे आगे बढ़ सकते हैं। इस वजह से दोनों एक दूसरे को प्रोवोक कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को उत्तेजित कर रहे हैं ताकि दूसरी पार्टी जो है वो इस बातचीत को खारिज कर दे। हुर्रियत नेताओं का आपने जिक्र किया, इसमें हमें लगता है कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ही चक्रव्यूह में फंस गए हैं। हुर्रियत से मुलाकात पाकिस्तान के नेता कई सालों से हर बातचीत से पहले करते रहे और ये कभी भी न मनमोहन सिंह को इससे परहेज था, न अटल बिहारी वाजपेयी को इससे परहेज था। एक आपने नई लक्ष्मण रेखा खींच दी, फिर आपको एहसास हुआ कि लक्ष्मण रेखा पूरी तरीके से सस्टेनेबल नहीं है और वहां पर आप आके उस जाल में फंस गए। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हुर्रियत को लेकर जो लक्ष्मण रेखा खींची, क्या वो एक गलती थी? इससे पहले हुर्रियत के नेताओं से बातचीत होती थी और कभी भी ये हेडलाइन का या किसी कंट्रोवर्सी का मुद्दा नहीं बनता था, लेकिन चूंकि अब इतना बड़ा ये मुद्दा हो गया है, इसलिए अगर ये सैयद अली शाह गिलानी से मिलना चाहते हैं तो वो हमें मंजूर नहीं, रिसेप्शन करना चाहते हैं तो हमें मंजूर नहीं। हम आपको ये बताएं कि हमें जो जानकारी लगी है उसके हिसाब से जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद ने अजीत डोभाल को यह साफ साफ बता दिया है कि किसी भी सूरत हाल में जम्मू कश्मीर की पुलिस हुर्रियत के नेताओं को हाउस अरेस्ट नहीं करेगी।
श्रीनगर से वो विमान में चढ़ेंगे। राहुल, ये मैं जम्मू रोक रहा हूं कश्मीर आपको। के CM आपने एक बहुत वैलिड पॉइंट बोला है और यहां पर केंद्र सरकार की एक विरोधाभास या ये कहा जाए एक पैराडॉक्स दिखाई देता है। टॉलरेंस पीडीपी की वजह से जम्मू कश्मीर में दिखानी पड़ रही है और पाकिस्तान ऐसा है जिसको लेकर इंटॉलरेंस हमेशा दिखानी पड़ेगी और उसी के लिए जो आप लक्ष्मण रेखा की बात कर रहे हैं वो ड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन उसमें वहां की सरकार का साथ नहीं मिल रहा है जम्मू कश्मीर के। ऐसे में अब आगे क्या? तस्वीर दाऊद की जो नई तस्वीर है वो सामने आई है, लेकिन अब सवाल खड़ा यह भी होता है कि कुछ दिन पहले दाऊद की आवाज भी सामने आई थी। लिखा पढ़त तो मैं इसलिए नहीं करता हूँ कि मेरे को कोई कोर्टों में नहीं जाना है। मेरे पास खुद कोर्ट लगी हुई होती है, मैं खुद जज होता हूँ अपने केस का और अल्हम्दुलिल्लाह अनजस्टिस मैं किसी के साथ करता नहीं हूँ और अपने साथ होने दूंगा। ये आवाज है हिंदुस्तान के दुश्मन नंबर 1 माफिया डॉन और 1993 के मुंबई बम हमले के मुजरिम दाऊद इब्राहिम की। जी हाँ, उस दाऊद इब्राहिम की जो पिछले 22 साल से हिंदुस्तानी सरकार और पुलिस के लिए एक छलावा बना हुआ है। लेकिन हिंदुस्तानी खुफिया एजेंसियां अब दाऊद के ठिकाने के साथ साथ उसकी आवाज तक हासिल करने में कामयाब हो चुकी हैं। आप भी सुनिए, टेलीफोन सर्विलांस की बदौलत रिकॉर्ड की गई दाऊद की वो आवाज जिससे उसके पाकिस्तान में होने और अपने जुर्म का साम्राज्य बेखौफ तरीके से चलाने की तस्दीक होती है। वो मेरे को देख के बताते हैं कि भाई अभी ये करना है या ये नहीं करना है। मैं तो यहाँ बैठा हूँ, पूरी दुनिया के अंदर से मैं वो इंफॉर्मेशन जो मेरे को दे रहे हैं वही अगर इंफॉर्मेशन मेरे को गलत दें तो उसमें मिसगाइड हो जाऊंगा। सिर्फ आवाज ही नहीं, दाऊद का पीछा कर रही हिंदुस्तानी खुफिया एजेंसियां पाकिस्तान में उसके उन ठिकानों तक भी पहुंचने में कामयाब हो चुकी हैं जिसे वो अब तक दुनिया भर से छुपाता रहा है। कुछ तो इन्वेस्टर लोग को भी ओपन कर सकते हैं कि भाई ये अभी ये है, नहीं समझ में कि इकट्ठा वो जिसमें 10 मिलियन दिया है उसको प्रॉफिट अगर 30 मिलियन का हो रहा है मिसाल के तौर, तो उसको अपन बोल सकते हैं कि भाई तू 20 मिलियन ले ले प्रॉफिट। नहीं समझ में? जी मैं समझ गया। उसमें उनसे ले सकते हैं 20-25%, किसी भी एंगल से ले सकते हैं कि इकट्ठे पैसे मिल रहे हैं, भाई जान छूटेगी 3 साल में इतने मिलने वाले, आज 50% अभी मिल रहे हैं तो 50% आज के केस अच्छे। सुप्रतीम बनर्जी के साथ शम्स ताहिर खान, दिल्ली आज। सीधे चलते यहां पर हम आपको बता रहे हैं दाऊद के जो अब सबूत हैं और चीजें सामने आई हैं। राहुल हमारे साथ है। राहुल, अगर अभी इस भाग में हम सिर्फ दाऊद पर फोकस करें, और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात राहुल के पास है, जिस तरीके से हुर्रियत नेताओं को छोड़ा गया, जो कुछ भी है वो हम अगले भाग में आपसे पूछेंगे, लेकिन उससे पहले राहुल एक बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आज अगर हम इस पूरी तस्वीर को देखें, जो हमारे पास सबूत हैं, ये वही प्रधानमंत्री हैं जब प्रधानमंत्री नहीं थे तो कहते थे ये कब तक डोसियर का आदान प्रदान होता रहेगा, कोई हार्ड एक्शन लेना पड़ेगा। अब ये खुद क्या कर रहे हैं? वही तो यहाँ पर मतलब जब सत्ता में आते हैं तो सबकी मजबूरियां वही होती हैं। जी, कुछ हद तक बात सही है कि विपक्ष में रहते हुए चिकन बिरयानी का उन्होंने जिक्र किया कि यहाँ पर हमला हो रहा है और यहाँ पे चिकन बिरयानी खिला रहे हैं। जब मुलाकात होगी दोनों नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स में तो बिरयानी हो या ना हो मेन्यू में, लेकिन खिलाना तो पड़ेगा ही। लेकिन कुछ हद तक तो ये सरकार चलाने का ही एक हिस्सा है और विपक्ष में रहते हुए ये सवाल उठाने पड़ते हैं। आज अगर आप कांग्रेस के नेताओं का बयान सुने, मनीष तिवारी का भी आपने बयान सुना, तो वो इतने अग्रेसिव लग रहा था कि कोई बीजेपी का नेता बोल रहा है। तो कुछ हद तक तो ये रोल रिवर्सल होता ही है। लेकिन अहम बात यह है कि नरेंद्र मोदी की सरकार बहुत हद तक अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर बनाने की कोशिश कर रही हो, चाहे ब्लैक मनी का मुद्दा हो या आतंकवाद का मुद्दा हो। ये कोशिशें पहले भी हुई लेकिन थोड़ा बढ़ चढ़ कर किए जा रही। लेकिन आपकी ये बात सही है कि जिस तरीके से सैफ अली खान आने वाली फिल्म फैंटन में करते हैं, जिसमें वो जाके हफीज सईद को मार गिराते हैं, जब तक ऐसा ना हो तो लगेगा कि ये दावे ही थे, उन दावों को वो हकीकत में बदल नहीं। राहुल, हम आपके पास वापस आ रहे हैं। कुछ और खास जानकारी खासकर ये लेते हुए कि किस तरीके से ये सबूत अपने आप में मायने रखते हैं कि नहीं रखते हैं, वहां पर क्या स्ट्रैटेजी है हुर्रियत को लेकर, बहुत सारी चीजें।